हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू फेंग अपने कमरे में बैठ कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। लू फेंग अपनी फायर कंट्रोल एबिलिटी को यूज करते हुए एक फायर बॉल बना लेता है और डोर खोलते उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फैटी वैंग होता है। फैटी वैंग बोलता है, ब्रदर लू, आखिर आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? मैं तो आप ही की तरफ हूँ ना। अगर मैंने यहाँ पे अपना गोल्ड आर्मर नहीं पहना होता तो मैं आपके सामने यहाँ जिंदा नहीं होता और शायद से मेरे घोस्ट बनने के बाद आप मुझे भी कमांड दे पाते। तभी लू फेंग बोलता, अगर तुम्हारे पास कुछ बताने के लिए है तो चलो फटाफट से बताओ और उसके बाद चले जाओ, क्योंकि वैसे मेरे पास बहुत सारे काम है। फैटी वैंग बोलता है, मेरे पास यहाँ पे 2 काम है। पहली चीज तो ये कि जो आपने मंगाया था वो मैं लेके आ चुका हूँ। और हम देखते हैं फैटी वैंग कुछ अल्केमी की बुक लेके आया होता है। लू फेंग बोलता है, और दूसरी चीज क्या है? फैटी वैंग बोलता है, क्या आप इतने ज्यादा थक चुके हैं कि आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी भूल गए? ये सुनकर लू फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फैटी वैंग बोलता है, आज से 2 दिन पहले आपने मुझे बोला था कि आज के दिन आप 2 लड़कियों के साथ रूम के अंदर रेस्ट करने वाले हैं। मुझे लगता है ब्रदर लू काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। शायद से यही वजह कि आप वहाँ जाने की बात ही भूल गए। हम देखते लू फेंग वहाँ से काफी स्पीड से निकल जाता है और बोलता है, वहाँ के लीडर ने मुझे बुलाया था और बोला था कि हम आपको एक गिफ्ट देंगे जो कि काफी ज्यादा पर्सनल होने वाला है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे जल्द से जल्द जाने की जरूरत है। तभी हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि लड़की के पास पहुंच गया होता है। लू फेंग बोलता है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद लू फेंग उन दोनों लड़कियों को बेड पे फेंक देता है। वो लड़कियां बोलती है, लू फेंग लगता है तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो। लू फेंग बोलता है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया तो आखिर मैं कैसे जल्दी में होऊंगा। और उसके बाद उन लोगों का सिस्टम वहाँ पे चलने लगता है जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। लू फेंग वापस से फैटी वैंग के पास आ गया होता है और फैटी वैंग बोलता है, ब्रदर लू, आखिर आपके नेक्स्ट प्लान क्या है? लू फेंग बोलता है, हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। फैटी वैंग सोच रहा था, ब्रदर लू, आखिर आजकल आप क्या सोच रहे हैं? आप बस दिन में प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस रूम के अंदर आ गया होता है और पिल्स को खाते हुए कल्टीवेट करने लगता है। लू फेंग बोलता है, पता नहीं आखिर मेरी बॉडी के अंदर कैसी एनर्जी फील हो रही है, कहीं मुझे किसी ने पजेस तो नहीं कर लिया। लू फेंग बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी धीरे धीरे करके एक मॉन्स्टर बनता जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो वापस से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है, उसे बताया जाता है कि आपने एनर्जी गैदरिंग रियलम के 7th लेवल पे पहुंच चुके हैं। लू फेंग बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी एनर्जी गैदरिंग रियलम के फाइनल स्टेजेस में पहुंच जाऊंगा। फिर सिस्टम हमें बताता है कि एनर्जी गैदरिंग रियलम के फर्स्ट 3 स्टेजेस को अर्ली स्टेज कहा जाता है और वहीं बीच के 3 स्टेजेस को मिडिल स्टेज बोला जाता है और 7th लेवल से लेकर 9th लेवल तक फाइनल स्टेज बोला जाता है। लू फेंग बोलता है, यहाँ पे ड्रैगन गॉड कंफू को प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी फिजिक दिन पे दिन काफी अच्छी होती जा रही है। मेरे जो वाइटल एट्रीब्यूट है वो भी चेंज होते जा रहे हैं। कहीं ड्रैगन मैजिक और ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है मुझे एक बार इनको चेक करके देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं लू फेंग के पास में पूया का वही प्लांट उड़ते हुए आता है और उन प्लांट्स के थ्रू लू फेंग के लिए पूया ने एक मैसेज भेजा होता है। उसने बोला होता कि मैं यहाँ पे 10 मील दूर खुली हवाओं के अंदर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लू फेंग बोला, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा वहाँ पहुंच रहे हैं। वही हमें माउंटेन्स के बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूया और लू फेंग का वेट कर रहा होता है। लू फेंग पूया को बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? पूया और लू फेंग को कुछ इक्विपमेंट देते हुए बोलता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। लू फेंग उस इक्विपमेंट को लेते ही सोच रहा होता है, ये सारे इक्विपमेंट काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लू फेंग पूया से बोलता है, क्या ये सच में मेरे लिए है? पूया बोलता है, हाँ ये तुम्हारे लिए है और चलो मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर इसको यूज कैसे करते हैं। लू फेंग सोच रहा था इन सभी के पीछे क्या इनका कोई गंदा प्लान तो नहीं है। सबसे पहले जो इक्विपमेंट होता है वो होता है फैंटम घोस्ट मास्क। इस मास्क को जिस भी बंदे ने पहना होगा वो अपने फेस और बॉडी को चेंज कर सकता है, साथ ही में अपने ऑरा और कल्टीवेशन लेवल को भी चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि जो बंदा अपने ग्रैंड मास्टर लेवल पे होगा उसके लिए भी इस मास्क को पहचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। सेकंड नंबर पे एक बहुत ही प्रीशियस एलेक्सिर होता है। इस पिल को खाने के बाद बंदा थोड़े टाइम के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ के बदले में वो एक बहुत ही क्रेजी स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा जहाँ पे वो हर किसी को मारने का ट्राई करेगा। हालांकि इस पिल के सीरियस साइड इफेक्ट है लेकिन जान बचाने के लिए पिल काफी ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो इक्विपमेंट है वो है जेड तालिस्मान। ये एक टेलीपोर्टेशन तालिस्मान है जिसको एक बार एक्टिवेट करने पे ये आपको 1000 माइल तक दूर भेज सकता है। आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 3 बार यूज करने के बाद इसके अंदर जो स्पेस की पावर होती है वो खत्म हो जाती है। लू फेंग बोलता है कि अचानक से तुम इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? कहीं तुम यहाँ पे गिव अप तो नहीं करना चाहते और मुझे ये बोलना चाहते कि मैं जाकर ब्लड डीमन से अकेले फाइट करूं? और कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल में कोई दिक्कत आ गई हो? अगर ऐसा है तो मुझे फटाफट से बताओ। पूया बोला, तुम्हें लास्ट टाइम ऐसा करने के लिए किसने बोला था? इस बार तो मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखूंगा ही ना। तुम्हें बस यहाँ पे सही से टास्क को कंप्लीट करना है, उसके लिए भले तुम्हें जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। पूया सोच होता अगर लॉर्ड ब्लड डीमन ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं इतने प्रीशियस ट्रेजर तुम्हें कभी भी नहीं देता। पूया लू फेंग को बोलता, तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है? लू फेंग बोलता है, मैं यहाँ पे जो चाहूंगा तुम मुझे वो पक्का से दोगे है ना? पूया बोलता है, हाँ मैं वो तुम्हें चीज दूंगा अगर वो मेरी लिमिट से पार नहीं हुई। लू फेंग बोलता, तो एक काम करो, मुझे थोड़ी मैजिकल पावर, सीक्रेट टेक्निक, एक्सिर, तालिस्मान और स्पिरिचुअल वेपन दे दो, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा। पूया काफी चिढ़ जाता है और बोलता है,
आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? अगर तुम्हें यही सारी फालतू चीजें करनी है तो एक काम करो, मेरी स्पेस रिंग ही ले लो। लू फेंग बोलता है नहीं नहीं, इतनी हिम्मत मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने ज्यादा अच्छे बनोगे तो मैं स्पेस रिंग को भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। पूया वहां जाने लगता है। लू फेंग बोलता है पूया आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे यहाँ पे इतने गिफ्ट भी नहीं मांगे, अगर तुम मुझे थोड़े बहुत गिफ्ट दे दोगे तो आखिर तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? फिर लू फेंग वहाँ पे घूम जाता है और बोलता है पूया तुम बस मेरा वेट करो, मुझे यहाँ पे गारंटी के मिशन के दिन मैं सो जाऊंगा, क्योंकि वैसे मुझे काफी ज्यादा नींद आती है। तभी हम देखते हैं पूया लू फेंग के पास आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लू फेंग बोलता है पूयाओ ये तो तुम हो, आखिर तुम मेरे पास वापस कैसे आ गए? पूयाओ बोलता है लू फेंग ज्यादा लालची मत बनो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर दे दिए हैं, आखिर तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? लू फेंग बोलता है वो सारे ट्रेजर इतने भी अच्छे नहीं है। सबसे पहले आता है फैंटम मास्क जिसके अंदर कोई अटैक पावर नहीं है, सेकंड मैड डीमन पिल जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और थर्ड आता है जेड तालिस्मान जिसको सिर्फ 3 बार यूज किया सकता है। सिर्फ इन सारे ट्रेजर के साथ मेले फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कम से कम 8-10 स्पीड वेपन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मैं पक्का उस दिन सो जाऊंगा। पूया बोलता है कि तुमने क्या बोला 8 या 10 स्पीड वेपन, ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? लू फेंग बोलता अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पक्का सो जाऊंगा। पूया सोचते थे बहुत ही ज्यादा कमीना, लालची और बेशरम इंसान है, एक बार लॉर्ड ब्लड डीमन को पूरी पावर मिल जाए इसके अंदर पक्का इसको मार दूंगा। पूया बोल रहा होता है हेवन अगेंस्ट स्पिरिचुअल वेपन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, मेरे पास सिर्फ यही थे, तो प्लीज तुम कुछ और मांगो। और साथ ही में वो सोच रहा होता है सिर्फ लॉर्ड ब्लड डीमन के लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना। लू फेंग बोलता है ठीक है तो तुम मुझे अपनी स्पेस रिंग दे दो, मैं उसके अंदर कुछ चूज कर लूंगा। पूया बोलता है लू फेंग इतने बेशरम मत बनो, ये काफी ज्यादा हो रहा है। लू फेंग बोलता है ठीक है तो फिर मैं उस दिन सो जाऊंगा। पूया बोलता है ठीक है मैं तुम्हें स्पेस रिंग दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। लू फेंग बोलता है अगर वो रिक्वेस्ट मानने वाली होगी तो मैं पक्का से मान जाऊंगा। पूया बोला तुम्हें स्क्रोल के ऊपर अपना ब्लड डालना होगा, अगर तुम हमारे बीच में हुई डील से कुछ भी अलग करते हो तो तुम्हें उसके लिए सजा भुगतनी होगी। तुम्हें यहाँ पे ये चीज माननी है कि जिस दिन हमारा मिशन होगा तुम उस दिन डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर पे जाओगे और वहां से ब्लड गॉड ड्रॉप लेके आओगे। लू फेंग पूया को बोलता है तुम्हें अभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, और साथ ही में वो सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे इतनी इजली मान जाऊंगा इससे यहाँ पे मेरे ऊपर शक हो जाएगा। पूया बोलता है क्या मुझे अभी तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है क्या कि तुमने पिछली बार क्या किया था? लू फेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो पहले मुझे स्पेस रिंग दो, उसके बाद मैं तुम्हारे स्क्रोल के ऊपर साइन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं पूया लू फेंग को रिंग दे देता है, और साथ ही में सोच रहा था एक बार लॉर्ड ब्लड डीमन का प्लान खत्म हो जाए उसके बाद मैं पक्का से तुम्हें मार दूंगा और साथ में अपनी स्पेस रिंग वापस ले लूंगा, वो भी बिना किसी लॉस के। लू फेंग बोलता है पूया तुम सच में ग्रैंड मास्टर लेवल पे हो, तुम्हारी स्पेस रिंग के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े हैं। पूया बोलता है मैंने तुम्हें रिंग दे दी, चलो फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। लू फेंग अपनी उंगली को काटते स्क्रोल के ऊपर साइन कर देता है और बोलता है मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि जिस दिन हमारा मिशन का दिन होगा मैं उस दिन डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर जाऊंगा और ब्लड गॉड ड्रॉप को ले लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो जो स्क्रोल होता है वो अपना असर दिखाना चालू कर देता है। पूया सोच रहा होता है अब क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और ये जो बच्चा ये नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगा था ये यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेगा लेकिन ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान गया। पूया बोलता है भले ही कोई बंदा कितना ज्यादा पावरफुल डिवाइन डीलिंग के अंदर क्यों ना हो, लेकिन वो सिर्फ एक लैंड गॉड कहला सकता है और उसको यहाँ पे वर्ल्ड के लॉस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वहीं जो डीमंस होते हैं वो वर्ल्ड के लॉस के अंदर बंधे हुए नहीं होते। कोई भी यहाँ पे नहीं जान सकता कि आखिर एक डीमन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पूया सोचता है मैं ये वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि यहाँ पे डीमन से डर सके और मिशन के अंदर कोई भी गलती ना करे। लू फेंग बोलते क्या सच है? पूया बोलता जब तुम खुद पावर को महसूस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, और हाँ जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें टोकन भी दे दूंगा ताकि तुम बहुत ही 3rd फ्लोर पे जा सको। और हम देखते पूया के वहां जाते लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे पूया ने अटैक किया है, इसीलिए सिस्टम होस्ट को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि आपने यहाँ पे सोल चेंजिंग टेक्निक को सीख लिया। लू फेंग सोच रहा था कि पूया ने मेरे ऊपर कब अटैक किया, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चला। लू फेंग को बताया जाता है कि सोल चेंजिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने टारगेट के पोजीशन को लोकेट कर सकते हो, और ये टेक्निक सिर्फ तभी काम आएगी जब आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आ पाएंगे। लू फेंग तभी पूया को बोलता है सिर्फ 1 मिनट रुको, और साथ ही में लू फेंग सोच रहा था मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके बावजूद भी इसको मेरे को भरोसा नहीं। लू फेंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और लू फेंग पूया को बोलता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं मिशन के दिन सब कुछ बढ़िया करूंगा। फिर उसके बाद लू फेंग वहां चला जाता है और पूया सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मेरे ऊपर सोल चेंजिंग टेक्निक का यूज किया, लेकिन नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोल चेंजिंग टेक्निक एंशिएंट टेक्निक है जो कि सिर्फ वही सीख सकते हैं जो कि लॉर्ड ब्लड डीमन के रियलम के बराबर पहुंच गए हों। ये तो वैसे भी लू फेंग है, इसने पक्का कोई पागलपंती वाली हरकत करी होगी। उसके बाद हम देखते हैं नाइट के अंदर लू फेंग सोते हुए सोच रहा होता है कि सोल चेंजिंग टेक्निक सच में काम करती है, लेकिन पूया ने दिन भर से एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाया। क्या उसको यहाँ पे पता चल चुका है कि मैंने उसके ऊपर सोल चेंजिंग टेक्निक का यूज किया है, या फिर वो बंदा सच में घर पे जाकर सो चुका है और अगर मैं यहाँ पे सो जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर वो मुझसे क्या झूठ बोल रहा है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद से वो अभी भी लॉर्ड ब्लड डीमन से मिला हुआ है। अगर ये टेक्निक काम करेगी तो मैं ऐसा झूठ पकड़ भी सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और जाके पूया का पीछा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझसे झूठ बोल रहा है
तो लोग मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। अगर वो दोनों यहाँ पे मिले हुए हैं तो मेरा भी गेम खेलना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी के लिए मैं पहले ब्लड गॉड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करूंगा और उसके बाद कहीं जाऊंगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग लेटा हुआ होता है और तभी उसके पास पू याओ का मैसेज आता है। पू याओ ने उसको बोला होता है कि लू फेंग एक्शन का टाइम आ चुका है, तुम्हें यहाँ पे सोना बंद कर देना चाहिए, ये तुम्हारे लिए एक टोकन है, सोना बंद करो, जाओ फटाफट से वहाँ पे जाओ। लू फेंग बोलता है ये बात ये लगातार क्यों बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर तक पहुंच गया होता है और साथ ही में सोच रहा था, मुझे समझ में आया आगे 3rd फ्लोर में कोई गार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इस फ्लोर में कोई बंदा घुस जाता है तो यहाँ के ऑपरेसिव ऑरा से ही मर जाएगा। हम देखते हैं लू फेंग ने अपने लुक को भी चेंज कर लिया होता है और उसके बाद वहाँ पे फटाफट से 3rd फ्लोर के अंदर एंटर कर जाता है। हम देखते हैं पू याओ का रेड कलर का प्लांट लू फेंग को डायरेक्शन दिखा रहा होता है। लू फेंग सोचता लगता है पू याओ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर रहा है और हम देखते हैं लू फेंग के सामने बहुत सारी मैजिकल चेन्स के अंदर एक ट्रेजर बॉक्स को बांधा होता है। लू फेंग बोलता है डीमन कैचिंग ब्यूरो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो यहाँ पे ब्लड गॉड ड्रॉप को सप्रेस करके रख सके और ये जो रेड कलर का प्लांट है इसने मुझे यहाँ तक पहुंचने में काफी ज्यादा हेल्प करी है। उसके बाद हम देखते हैं वही रेड कलर का प्लांट उन सारी चेन को तोड़ने लगता है और लू फेंग आराम से बैठ के वो सब देख रहा होता है। जैसे ही चेन टूट जाती है लू फेंग उस बॉक्स को अपने हाथ में ले लेता है। लू फेंग जैसे ही बॉक्स खोलता है उसके अंदर ब्लड गॉड ड्रॉप होती है। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है यहाँ तक मैं काफी स्मूथली पहुंच गया। ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम ही आए, कई बार आप ट्रेजर के पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग के ऊपर कोई अटैक करता है और लू फेंग सोचता है कि इस टाइम मेरे ऊपर किसने अटैक कर दिया। चलो जो भी हो, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे ग्रैंड मास्टर लेवल का डिफेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं लू फेंग उस अटैक को डायरेक्टली अपने ऊपर ले लेता है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे फॉक्स डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपके डिफेंस को प्लस 100 पॉइंट से इंक्रीज किया जाता है। लू फेंग बोलते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल का डिफेंस सिर्फ 100 पॉइंट को ऐड कर पा रहा है, ये तो काफी वीक है। लेकिन तभी लू फेंग काफी शॉक हो जाता है, बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे ऊपर एक डीमन ने अटैक क्यों किया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई डीमन स्लेयर आया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि डीमन कैचिंग प्रिजन से डीमन भाग रहे हैं। और तभी लू फेंग जो पीछे की तरफ घूमता था वो देखता है कि उसके सामने एक फॉक्स डीमन है। लू फेंग सोचता है इसका फेस तो काफी अच्छा है। वहीं पे वो फॉक्स डीमन सोच रही होती है ये बंदा तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैंने इस जैसा बंदा इस वर्ल्ड के अंदर अभी तक नहीं देखा। लू फेंग सोच रहा था पक्का है मेरा फेस इसलिए देख रही है क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, इसमें फैंटम मास्क की वजह से मेरा फेस और भी ज्यादा अच्छा हो चुका है। लू फेंग सोचता लगता है इस फॉक्स डीमन का मेरे अंदर इंटरेस्ट है तो इसका यहाँ पे मेरे साथ रहना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन तभी लू फेंग को वहाँ पे वही शैडो मास्टर दिखता है और लू फेंग बोलते तो वही शैडो मास्टर है जो कि मास्टर ली के पास छुपा हुआ था। मुझे लगा था मास्टर ली डीमन कैचिंग ब्यूरो के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि वो अपने पावर का फायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जहाँ मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद लू फेंग बहुत जोरों से हंसने लगता है। फॉक्स डीमन बोलता कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर घुसने की। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर घुस गया और यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने बिना डरे खड़ा हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ। और आखिर डीमन कैचिंग प्रिजन वालों ने फॉक्स डीमन को गार्ड के तौर पे क्यों रख रखा है और वो फॉक्स डीमन सोच रही होती है इसको यहाँ पता चल गया आखिर मैं क्या हूँ और मैंने जब इसके ऊपर अटैक किया था वो इसके ऊपर कोई भी काम नहीं आया। इसका मतलब शायद से ये बंदा लास्ट स्टेज का मास्टर है या फिर एक ग्रैंड मास्टर भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को फेंक देती है और अपने चार्म का यूज करने लगती है और उसका चार्म सीधे लू फेंग को हिट करता है। लू फेंग को बताया जाता है कि आपके ऊपर फॉक्स डीमन ने अटैक किया है और आपके चार्म के अंदर 69 पॉइंट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लू फेंग बोलता है मेरे चार्म के अंदर पॉइंट ऐड हो रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। जहां तक मुझे याद है मेरा चार्म तो फुल हो चुका था तो आखिर अभी भी इंक्रीज क्यों हो रहा है। लेकिन लू फेंग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है क्योंकि सिस्टम उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और लू फेंग के पीछे घूमने की वजह से फॉक्स डीमन सोच रही होती है इस बंदे ने यहाँ मेरी ब्यूटी के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया और ना ही यहाँ पे मेरे साथ कुछ करने का ट्राई किया, इसका मतलब ये बंदा सच में एक जेंटलमैन है। लगता है अभी इसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं है तो मैं यहाँ से निकल जाना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। और जैसे ही लू फेंग पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है कि फॉक्स डीमन वहां से गायब हो चुकी है। लू फेंग बोलता है फॉक्स डीमन सच में भागने में काफी ज्यादा तेज है, चलो ठीक है अभी मुझे जरूरी काम है तो मैं अपना हिसाब तुमसे बाद में बरोबर कर लूंगा। और जैसे ही लू फेंग आगे की तरफ बढ़ता है वो देखता है कि उसके सामने ब्लैक कलर की मिस्ट है। जैसे ही वो वहां पे उस मिस्ट के पोर्टल के अंदर अपना हाथ डालता है तो उसके अंदर से उसे एक बुक मिलती है। लू फेंग बोलता है कि कैसी शॉर्ट टेक्निक है, इसका तो नाम भी काफी ज्यादा वन ब्राइट शॉर्ट टेक्निक से मिलता है। फिर हमें फिनिश ट्री काउंटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली बोलते ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी वो यहाँ पे किसी ने तोड़ दी है और उनके हाथ में वहाँ पे एक डीमन का सर भी होता है। मास्टर ली वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगते हैं और सोच रहे होते हैं डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर में कुछ ना कुछ तो हुआ है और ब्लड गॉड ड्रॉप को अभी भी 100 से ज्यादा मैजिकल चेनों से बांधा हुआ है तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3rd फ्लोर पे जाने वाला वही मिस्टीरियस मास्टर है जो कि उस दिन फिनिश ट्री काउंटी के बाहर वन ब्राइट टेक्निक को यूज कर रहा था। उस दिन वहाँ पे उसने बहुत बड़ी दिक्कत कर दी थी, हालांकि किसी को चोट नहीं लगी थी और मुझे लगा था कि स्वॉर्ड ना मिलने की वजह से उसने यहाँ पे गिव अप कर दिया होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि कोई डीमन कैचिंग प्रिजन के अंदर इतनी इजीली घुस पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो डीमन कैचिंग प्रिजन के बाहर पहुंच गया होता है। मास्टर ली बोलते तुम काफी होशियार हो, चलो देखते हैं कि तुम हो कौन। लू फेंग आराम से डीमन कैचिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर के अंदर बैठा होता है और बोल रहा होता है इस बुक का नाम है कैंडल डार्क स्वॉर्ड और ये बॉर्न ब्राइट स्वॉर्ड के साथ कंबाइन हो सकती है।
कंबाइन करने के बाद ये एक हेवन रैंक की मार्शल आर्ट बनाती है जिसका नाम है क्रॉस डार्क फ्लेम स्वॉर्ड। तभी लू फेंग को सिस्टम बता रहा था जो कैंडल डार्क स्वॉर्ड ये डार्क फ्लेम को यूज करती है और वहीं जो बर्न ब्राइट स्वॉर्ड ये ब्राइट फ्लेम को, और इनको यूज करके आप टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी। लू फेंग बोलते तो काफी अजीब बात है कि बिना इन दोनों फ्लेम टेक्निक को मिलाए हुए आप एक हेवन रैंक की मार्शल आर्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फायर कंट्रोल की एबिलिटी है, मैं उसका यूज करते इन दोनों टेक्निक को कंबाइन कर सकता हूँ। ताकि मुझे मेथड पता चल चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। फिर हम देखते लू फेंग आराम जा रहा होता है और वहीं मास्टर ली भी थर्ड फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर हम देखते लू फेंग वहाँ पे तलिस्मान का यूज करते हुए गायब हो जाता है। मास्टर ली बोलते लगता है मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हो गया, ये बंदा यहाँ से ऑलरेडी जा चुका है। उसके बाद वो एक तलिस्मान का यूज करते हुए ये न्यूज हर जगह फैला देता है कि डीमन कैचिंग प्रिजन से ब्लड गॉड ड्रॉप चोरी हो चुका है, तो हम लोग को यहाँ पे ब्लड डीमन से फाइट करने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो ये मार्शल ली कैंडल डार्क स्वॉर्ड को भी चेक करने लगते हैं, बोलते लगता है वो बंदा यहाँ से कैंडल डार्क स्वॉर्ड को भी ले गया। मुझे अब यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है कहीं जो बाकी सारे ब्लड गॉड ड्रॉप है वो भी ना चोरी हो जाए। क्या इसका मतलब ये है जो ब्लड डीमन सेट का ग्रैंड मास्टर है वो सिर्फ यहाँ पे मुझे टारगेट नहीं कर रहा बल्कि वो यहाँ पे पूरे डीमन कैचिंग ब्यूरो को टारगेट कर रहा है। मुझे लग रहा है इस बार ये बैटल काफी ज्यादा टफ होने वाली है। हम देखते लू फेंग माउंटेन पे आ गया होता है और वो अपने फैंटम मास्क को भी उतार देता है। लू फेंग सोचा था इसीलिए मुझे पुया ने ब्लड गॉड ड्रॉप लेने के लिए बोला था क्योंकि सिर्फ एक ब्लड गॉड ड्रॉप के हटने से डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर बहुत बड़ा तहलका मच चुका है। तभी हम देखते हैं लू फेंग के अंदर से एक लाइट निकलती है और उसके सामने एक डीमन आ जाता है। लू फेंग बोलता है आखिर डीमन कौन है, लेकिन तभी लू फेंग को याद आता है कि उसने कॉन्टेक्ट किया था, शायद से उसने यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट का कोई रूल तोड़ दिया है। लेकिन तभी लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि आपके ऊपर डीमन ऑफ ओथ ने अटैक किया है, इसीलिए होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि आपको आई ऑफ डिसेप्शन मिलती है। लू फेंग बोलता है क्या आई ऑफ डिसेप्शन, इसका मतलब मैं कोई भी चीज क्लियरली देख सकता हूँ। लू फेंग बोलता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतने धीरे धीरे काम क्यों कर रहे हो, चलो फटाफट से और ज्यादा मेहनत करो। अगर तुम्हारे हेल के अंदर बहुत सारे डीमंस है तो तुम मेरी सोल को हेल के अंदर भी लेके जा सकते हो। तभी लू फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर डीमन ऑफ ओथ ने अटैक किया है, इसीलिए आपको ओथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ओथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोई भी वो आपके साथ तोड़ेगा तो यहाँ पे लॉ ऑफ ओथ उसको पनिश करेगा। लू फेंग बोलता है यहाँ पे आप डीमंस को गैजेट के तौर पे यूज कर सकते हो, सच में यहाँ पे पैसे बनाना सोने से भी ज्यादा आसान है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हारे यहाँ पे पेट भर गया, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर उतना अटैक कर सकती हो जितना तुम सोच नहीं सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग उस थ्रेड को पकड़ लेता है और बोलता है इसका मतलब मैं भी इस थ्रेड को यूज कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग भी उस थ्रेड को खींचने लगता है और वो थ्रेड बीच में से टूट जाता है। लू फेंग बोलता है ये थ्रेड तो काफी ज्यादा कमजोर निकला और मुझे सिर्फ थोड़ा सा पार्ट मिला। और हम देखते हैं वो जो डीमन होता है वो लू फेंग को गाली देना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं वो थ्रेड टूटने की वजह से वो डीमन वहां से गायब होना स्टार्ट कर देता है और एंड में पूरी तरह से गायब होने से पहले वो लू फेंग को मिडिल फिंगर दिखा के आता है। लू फेंग बोलता लगता है इस डीमन की काफी जल गई क्योंकि ये यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, वैसे ये डीमन ऑफ ओथ तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। चलो देखते हैं कि ब्लड डीमन कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं वो एक तालिस्मान का यूज करते वहां जाने लगता है और वहीं पूया और ब्लड डीमन के पास में हम लाइट चमकते हुए देखते हैं। ब्लड डीमन बोलता है जब वो ब्लड गॉड ड्रॉप को वहां से लेकर निकल रहा था तब यहाँ पे डीमन कैचिंग प्रिजन वालों ने डीमन मिरर के हेल्प से सबको बता दिया कि ब्लड गॉड ड्रॉप यहाँ पे चोरी हो चुका है। क्या तुम इस प्लान को फुल प्रूफ कहते हो? पूया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरा जो प्लान था वो फुल प्रूफ ही था, पता नहीं आखिर लीक किया वहाँ पे कैसे पहुंच गया। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है लू फेंग वहाँ से सेफली निकल गया होगा, इन ब्लड डीमन ने अपना हंटर बाहर निकाल लिया होता है। उसके बाद वो पूया को मारना स्टार्ट कर देता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे फेल कैसे हो सकते हो। पूया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन प्लीज शांत हो जाइए, मैं यहाँ पे जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। ब्लड डीमन बोलता है कि तुम क्या चेक करोगे, मैंने तुम्हें कहा था तुम इस बार फेल नहीं हो सकते, वो ब्लड गॉड ड्रॉप पकड़ी गई होगी और मैं यहाँ पे वापस से फुल फॉर्म में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन तभी वो रुक जाता है और बोलता है एक मिनट रुको, ब्लड गॉड ड्रॉप को स्पेस के थ्रू यहाँ पे लेके आ रहा है और हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है। पूया बोलता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई भी यहाँ पे डीमन ऑफ ओथ से कैसे बच सकता है। लू फेंग आखिर तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? लू फेंग बोलता है क्या तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं मरा, या फिर तुम इस बात से ज्यादा टेंशन में हो कि तुम्हारा प्लान लॉर्ड ब्लड डीमन के सामने आ जाएगा। ब्लड डीमन सोच रहा होता है क्या इसने पूया के झूठ को सच मान लिया। लू फेंग ब्लड डीमन का हाथ पकड़ते अपने घुटनों पे आके बोलता है लू फेंग बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन पूया ने मुझे कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया कि मेरे पास यहाँ पे स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी है, उसने मुझे बोला कि ब्लड गॉड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं उसके साथ मिलकर आपको मार दूं। तो मुझे ये भी बोला कि वो इतने साल से आपका गुलाम बनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे लॉर्ड ब्लड डीमन को बहुत टाइम से एडमायर करता हूँ और सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे इसकी बात पे एग्री कर गया, यहाँ तक कि मैं सच में ब्लड गॉड ड्रॉप को वहां से लेके आ गया ताकि मैं इस बंदे का सारा सच आपके सामने लेके आ सकूं। वहीं पे पूया बोल रहा था लॉर्ड ब्लड डीमन प्लीज आप इसकी बात पर भरोसा मत करना। ब्लड डीमन बोल रहा था पूया तुम तो मेरे से बात मत ही करो। उसके बाद कुछ घंटों बाद हम देखते वो तीनों आराम से कोने के अंदर बैठे होते हैं। लू फेंग खड़ा होता है और बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूँ। ब्लड डीमन बोलता है लू फेंग प्लीज तुम शांत हो जाओ, हम कोई भी फैसला सोच समझ के लेंगे। पूया बोलता है तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शुरुआत से मेरा और लॉर्ड ब्लड डीमन का प्लान था कि हम तुम्हें यहाँ पे ट्रिक करके ब्लड गॉड ड्रॉप को मंगा लेंगे। लू फेंग बोलता है क्या आप दोनों मिले हुए थे?
इसका मतलब आप लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया है। लू फेंग सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि पूया और लॉर्ड ब्लड डीमन दोनों एक ही टीम के अंदर होंगे। सच में क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि मैं इतनी इजली इनकी बातों के अंदर आ गया। पूया बोलता लू फेंग, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन वैसे भी हम सब लोग यहाँ पे लॉर्ड ब्लड डीमन को काफी ज्यादा एडमायर करते हैं, तो इसका मतलब हम सब एक ही टीम के अंदर हुए, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और मुझे लगता है तुम्हें इस बात को समझ जाना चाहिए। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि तुम मेरी स्पेस रिंग को बाद में लौटा देना। लू फेंग चिढ़ते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ पे इतना बड़ा धोखा दे दिया, फिर भी तुम अभी भी स्पेस रिंग के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है? पूया, मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लू फेंग बोलता है, मुझे लाइफ के अंदर उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम बेशरम बड़ बोले ब्लड डीमन कल्ट के कमीनो, तुम लोगों ने मुझसे 3 बार झूठ बोला। इससे पहले मेरे डीमन ने मुझे धोखा देकर 2 कॉपर कॉइन चुरा लिए, उसके बाद सैड डीमन ने मुझे बेवकूफ बनाते मेरी बॉडी का यूज किया। और अब पूया और तुमने मुझे यहाँ पे सच नहीं बताया। तभी ब्लड डीमन बोलता, लू फेंग कुछ भी बोलने से पहले सोचो। लू फेंग बोलता, लॉर्ड ब्लड डीमन, अभी तक मैंने तुम्हें तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम लोग यहाँ पे एक डेविल सेट से ज्यादा एक फ्रॉड गैंग लगते हो। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही, क्या तुम लोग के अंदर 1% भी शर्म नहीं है? शायद से यही वजह रही होगी कि तुम्हें आज से 2 साल पहले कुत्ते की तरह मारा गया था। यहाँ पे तुम जैसे झूठे लोगों के साथ यही होना चाहिए। ब्लड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, लू फेंग, क्योंकि तुम यहाँ पे ब्लड गॉड ड्रॉप को लेके आ गए, अपनी लाइफ को खतरे में डाल के हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और चांस देता हूँ, अब इससे आगे कुछ भी मत बोलना। लू फेंग बोलता, तुम मुझे यहाँ पे चांस दोगे? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया हूँ? मैं तो बस यहाँ पे एरोगेंट ब्लड डीमन को देखने के लिए आया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एक बहुत ही ओल्ड कुत्ता दिख रहा है कि एक केव के अंदर छुपा हुआ है और यहाँ पे लोगों से झूठ बोल रहा है। हम देखते हैं लॉर्ड ब्लड डीमन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड ब्लड डीमन के उस अटैक को पूया ने अपने ऊपर ले लिया होता है। पूया बोलता है, लॉर्ड ब्लड डीमन, हम लू फेंग को अभी नहीं मार सकते। आपको ये बात तो पता है कि उसके पास स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी है जो कि आपकी गॉड बनने में हेल्प करेगी। हम देखते हैं पूया को खून की उल्टी होने लगती है। पूया बोलता है, लू फेंग, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। लू फेंग पूया को एक फटका देता है और दूर गिरा देता है। पूया बोलता है, मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई और फिर भी तुम मुझे मार रहे हो। हम देखते हैं पूया काफी चिढ़ गया होता है। लू फेंग को बोलता है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें मार के रहूंगा, लेकिन वो जैसे ही लू फेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, ब्लड डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से पूया सीधे केव के अंदर घुस गया होता है। ब्लड डीमन बोलता है, पूया, तुम्हें यहाँ पे शांत होना होगा, हम यहाँ पे इसे मार नहीं सकते, मुझे इसकी बॉडी लेनी है। मैं पहले से मान चुका कि इसकी बॉडी मेरी बॉडी है, तो अगर तुम इसके ऊपर अटैक करोगे इसका मतलब तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर अटैक करने के बारे में मत सोचना। पूया बोलता है, लॉर्ड ब्लड डीमन, मैं समझ गया, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। लू फेंग सोचता है, इसका मतलब मेरी बॉडी के लिए फाइट स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद लू फेंग बोलता है, क्या तुम दोनों की नौटंकी खत्म हो गई? लू फेंग बोलता है, क्या तुम लोग के पास खाने का इंतजाम है? अभी मैं अपने घर पे जाके खाना खा लूं। ब्लड डीमन बोलता है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड ब्लड डीमन अपनी एनर्जी को लू फेंग के सर के अंदर डाल देते हैं और लू फेंग को अपने सामने बहुत बड़ा लॉर्ड ब्लड डीमन दिख रहा होता है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है, लू फेंग, मैं तुम्हारी बॉडी को टॉर्चर नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सोल को टॉर्चर कर सकता हूँ। तुम जैसे यहाँ पे चिल्लाते हुए माफी की भीख मांगोगे, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे तुम्हारी सोल को डिवॉर करना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारी ये स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी मेरी हो जाएगी। लू फेंग बोलता है, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम हर बार मेरी बॉडी लेने की बात कर रहे हो, लेकिन आगे तुम्हारी बॉडी में क्या दिक्कत है? तुम्हारी बॉडी जो कि ग्रैंड मास्टर रियलम के पीक पे है, आखिर तुम यहाँ पे खुद की बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहना चाहते? लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है, बच्चे तो सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, तुझे यहाँ पे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी जो स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी है वो गॉड की पावर को बहुत इजीली संभाल पा रही है। एक बार तुम यहाँ पे ब्लड गॉड ड्रॉप को डिवार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हारी स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी को यूज करते हुए अगर मैं खुद की बॉडी को भी डिवार कर लूँ तो तुम्हारी बॉडी गॉड की पावर को भी संभाल पाएगी। लू फेंग बोलता है, पहले तुम दूसरे लोग को एब्जॉर्ब करते हो, उसके बाद तुम मेरी बॉडी की हेल्थ से खुद को एब्जॉर्ब करना चाहते हो, सच में तुम एक बहुत ही बेकार इंसान हो। लॉर्ड ब्लड डीमन अपना हंटर बाहर निकालता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, वो भी तब जबकि तुम मरने वाले हो। लगता है यहाँ पे तुम तब तक रोना चाहते हो जब तक तुम कॉफी के अंदर नहीं चले जाते। लेकिन तभी हम देखते लॉर्ड ब्लड डीमन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी बॉडी और सोल का कनेक्शन टूट कैसे गया? लू फेंग सिस्टम से पूछता है, सिस्टम क्या तुमने कुछ किया है? सिस्टम बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। लू फेंग बोलता है कि तुम बाहर जाके देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है, हाँ मैं बाहर जाके देखता हूँ। जब वो लोग बाहर की तरफ आते हैं तो लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है, पूया आखिर तुम क्या कर रहे हो? पूया बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे लॉर्ड पू ब्लड डीमन को डिवार कर रहा है। लॉर्ड ब्लड डीमन उसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धोखा देने की? लू फेंग बोलता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? और हम देखते हैं लॉर्ड ब्लड डीमन जैसे पूया के ऊपर अटैक करते हैं, पूया के सामने एक शील्ड आती है, उस शील्ड से टकरा के लॉर्ड ब्लड डीमन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लॉर्ड ब्लड डीमन काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो 36 हेवनली एविल ट्रांसफॉर्मिंग एंड सोल सीजिंग फॉर्मेशन है। पूया बोलता, लगता है तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा बहुत दिमाग बाकी है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है, एक बार मुझे इस फॉर्मेशन की आई मिल जाए, उसके बाद मैं उसको डिस्ट्रॉय करके तुम्हें यहाँ पे रोक पाऊंगा। पूया बोलता है, फॉर्मेशन की आई को ढूंढना बंद करो, क्योंकि इस
फॉर्मेशन की आई तुम्हारी बॉडी है। ये सुनकर लॉर्ड ब्लड डीमन काफी ज्यादा शॉक गया होता है। पूया बोलता है पिछले 2 साल के अंदर मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्लड गॉड ड्रॉप ढूंढने में हेल्प की है और मेरे पास यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का भी एक फॉर्मेशन तो सेटअप कर ही सकता हूँ। खासकर मैं यहाँ पे तब तक वेट करना चाहता था जब तक तुम्हारे पास 36 ड्रॉप नहीं हुआ थी, और एक बार तुम्हारे पास 36 ड्रॉप हुआ थी उसके बाद मैं ये फॉर्मेशन तुम्हारे पर लगाता। लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि गॉड मेरे पास लू फेंग को भेजेंगे ताकि ये यहाँ पे मेरी हेल्प कर सके। जब तुमने अपनी सोल को बाहर निकाल के लू फेंग को कैप्चर करने का ट्राई किया वो एकदम बेस्ट टाइम था जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, और यहाँ पे मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है पू याओ मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा किया है तो आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। लू फेंग बोलते है तो बहुत सिंपल सी बात है, पूया यहाँ पे खुद गॉड बनना चाहता है। पूया बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने पहले तुम्हारे सामने सरेंडर क्यों किया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तुमने उस वक्त मेरी स्ट्रेंथ को देखते हुए मेरे को सरेंडर करा दिया, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं थे जिसने किसी की स्ट्रेंथ को देखा था, मैंने भी उस वक्त तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखा था। मुझे फील हुआ कि मुझे भी तुम्हारी पावर चाहिए। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है अगर हम दोनों के बीच में स्ट्रेंथ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तुम्हारी फाउंडेशन को काफी अनस्टेबल कर देगा और तुम्हारे लिए गॉड बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पूया बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी है, मेरी बॉडी यहाँ पे सिर्फ डैंडेलियन प्लांट से नहीं बनी हुई बल्कि ये जो डैंडेलियन प्लांट है ये मेरी बॉडी को स्टेबल करने में हेल्प करेगा। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है इसका मतलब तुम्हारा जो लेजेंडरी वैम्पायर डैंडेलियन प्लांट है ये हमें ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। पूया बोलता है हाँ आपका ब्लड मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, आज से 2 साल पहले मैं ही था जिसकी वजह से आपकी वो हालत हुई थी। तभी हम देखते लू फेंग बीच में आता है, बोलता है 1 मिनट रुको, तुम्हारा जो वैम्पायर डैंडेलियन प्लांट है ये है तो अभी भी एक डैंडेलियन ही। तभी लू फेंग बोलता है क्या डैंडेलियन तुम्हारा वीक पॉइंट है और अगर तुम्हारे डैंडेलियन के ऊपर अटैक करेंगे तो क्या सिचुएशन कंट्रोल के अंदर नहीं आ जाएगी। पूया बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, सब कुछ अभी मेरे कंट्रोल के अंदर है, तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने झुक जाना चाहिए। तभी हम देखते लॉर्ड ब्लड डीमन एक अटैक करते हैं, इस वजह से जमीन के अंदर से एक नुकीला पत्थर बाहर निकलता है जो कि सीधे पूया के आंखों में जाने वाला होता है, लेकिन पूया पीछे की तरफ घूम के खुद को बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं पूया एनर्जी को रिलीज करता है और उसके सर के ऊपर एक ब्लू कलर की एनर्जी बॉल होती है। ये देख के लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता है क्या तुम्हारे पास गलान बीड्स भी है। पूया बोलता है मैंने आपको हराने के लिए गलान बीड का यूज किया, ये जो गलान बीड है ये किसी भी तरह के सोल अटैक से मुझे बचा सकता है। लॉर्ड ब्लड डीमन सोच लीजिए कि आप यहाँ से भागना चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मारना चाहते हैं, कि आपके सोल अटैक मेरे ऊपर किसी भी काम नहीं आएंगे। लॉर्ड ब्लड डीमन सोच रहा होता है वैसे मुझे भी यही लगता है कि यहाँ से भाग जाना बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, और अगर मैं यहाँ पे पूया का वेट करूंगा कि वो मेरी बॉडी को डिवावर कर ले और ग्रैंड मास्टर रियलन के पीक पे चला जाए उसके बाद पता नहीं मैं यहाँ से भाग पाऊंगा या नहीं, मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। अभी हम देखते हैं लू फेंग लॉर्ड ब्लड डीमन को पीछे की तरफ हटा देता है और बोलता है पूया कमीने कह के तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। लू फेंग पूया से बोला तुमने मुझसे पहले बोला था ना कि तुम्हारे पास यहाँ पे सिर्फ वही हेवनली रैंक के इक्विपमेंट थे। पूया सोच रहा होता है आखिर लू फेंग ऐसी सिचुएशन के अंदर इतनी अजीब बातें कैसे कर लेता है। लू फेंग बोलता है मुझे समझ में आ चुका है आखिर तुमने मुझे ये रिंग क्यों दी थी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अच्छा सामान है ही नहीं, तुमने सारे अच्छे आइटम ऑलरेडी निकाल लिए हैं। पूया बोलता लू फेंग तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार मैं ब्लड डीमन की बॉडी को डिवावर कर लूं उसके बाद मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी को भी ले लूंगा। लू फेंग बोलते ठीक है पहले तुम उसको डिवार करो क्योंकि वैसे भी तुम्हारे सामने तुम्हारा पापा खड़ा है। तभी हम देखते लॉर्ड ब्लड डीमन सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे स्काई सोलिंग डिमोनिक बॉडी को कैप्चर कर लूं तो मेरे पास एक मौका है कि मैं यहाँ पे कम बैक कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते वो वापस से लू फेंग की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। लू फेंग सोच रहा था लॉर्ड ब्लड डीमन वापस से मेरी बॉडी के अंदर घुस गया, चलो कोई बात नहीं फटाफट से मुझे हिट करो, मेरा तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। वो यहाँ सोच रहा था लॉर्ड ब्लड डीमन की बॉडी के अंदर घुस गए, अभी भी यहाँ पे हंस रहा है, क्या अजीब इंसान है। वही हमें लू फेंग के माइंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोलता लू फेंग तुम मुझसे भाग नहीं सकते और तुम्हारी ये बॉडी मेरी होती है। हम देखते वो वहाँ पे लू फेंग की सोल को खा जाता है। लू फेंग अंदर चिल्लाते हुए बोलता कमीने करके तू मुझे खा गया, मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी लू फेंग के पास में नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर ब्लड डीमन ने अटैक किया है, इसीलिए आपकी सोल पावर लगातार 10,000 पॉइंट्स इंक्रीज हो रही है। हम देखते लू फेंग की सोल पावर बढ़ते बढ़ते ग्रैंड मास्टर लेवल के भी पीक पे पहुंच गई होती है। उसके बाद लू फेंग अपनी सोल पावर के ग्रैंड मास्टर लेवल के पीक को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और लू फेंग की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। लॉर्ड ब्लड डीमन बोल रहा था आखिर मेरी सोल गायब क्यों हो रही है, फिर लू फेंग की सोल यहाँ पे मेरे से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। लू फेंग को बताया जाता है कि होस्ट अपनी सोल पावर की लिमिट पे पहुंच चुका है, इसीलिए सिस्टम होस्ट को कंग्रेचुलेट करना चाहेगा क्योंकि उसे यहाँ पे सोल का फीचर मिल रहा है जो कि है सीइंग गॉड एंड नॉट बीइंग बैड। लू फेंग बोलता है क्योंकि अब ब्लड डीमन खत्म हो चुका है तो यहाँ पे सिर्फ पू याओ बचता है। लू फेंग जैसे अपनी आंखें खोलता है पू याओ बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बॉडी से लगाव को नहीं छोड़ पा रहे, इसीलिए आप यहाँ पे बाद में मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार देंगे। तभी लू फेंग बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन मर चुका है, अब यहाँ पे सिर्फ लू फेंग है। पू याओ बोलता है लॉर्ड ब्लड डीमन आखिर आप मेरे से कैसा मजाक कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या लगता है अगर आप लू फेंग होने की एक्टिंग करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको नहीं मारूंगा। तभी लू फेंग बोलता है पू याओ मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हारा लॉर्ड ब्लड डीमन मारा जा चुका है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अंकल लू फेंग जिंदा है, अब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ अपना हिसाब बरोबर करने वाला हूँ। तुमने मुझसे यहाँ पे बहुत बड़ा झूठ बोला है इसीलिए तुम आज यहाँ पे मारे जाओगे। पू याओ बोलता तुम अभी तक मारे नहीं गए, आखिर से कैसे पॉसिबल है।
लू फेंग बोलता है फटाफट से लॉर्ड ब्लड डीमन को डिवावर करो, क्योंकि मुझे इसके बाद तुम्हें मार के यहाँ से जाना भी है। पू याओ सोच रहा होता है लू फेंग की बॉडी के अंदर जो सोल है वो यहाँ पे लॉर्ड ब्लड डीमन की नहीं है, वो पक्का से लू फेंग ही है। लेकिन लू फेंग ने यहाँ पे लॉर्ड ब्लड डीमन को मार दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि लू फेंग के पास अभी भी कोई मैजिक वेपन हो इसको यूज करते वो यहाँ पे लॉर्ड ब्लड डीमन को भी मार सके। लू फेंग आजकल यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से बिहेव कर रहा था कि मुझे लगा सच में ये वीक है और मैं यहाँ पे इसके खिलाफ कुछ सोचना ही भूल गया। पू याओ बोलता लू फेंग तुम मेरे किसी भी काम के नहीं रहे, मैं तुम्हें यहाँ पे चांस देता तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर मैंने यहाँ पे एक बार लॉर्ड ब्लड डीमन को डिवावर कर लिया उसके बाद तुम्हारा टर्न होगा। लू फेंग बोलता है पू याओ तुम अपने अंकल को धमकी दे रहे हो और साथ ही में तुमने यहाँ पे अपने अंकल से 3 बार झूठ भी बोला। अगर यहाँ पे आज तुम्हारे अंकल ने तुम्हें नहीं मारा तो आखिर उनका सरनेम लू कैसे रहेगा? मैं यहाँ पे मार्शल एथिक को समझता हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे दूसरे लोग डेंजर के अंदर आए। मैं तुम्हें यहाँ पे डिवार करने के लिए पूरा मौका देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। फिर लू फेंग बोलता है पू याओ मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम लोगों में से कितने डीमन जनरल बच पाए? पू याओ बोलता जो पहले 3 डीमन जनरल थे सिर्फ वही बच पाए थे। लू फेंग बोलता मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही है, यहाँ पे 7 डीमन जनरल जिंदा होते तो काफी ज्यादा मजा आता। वैसे हमको तो यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि तुम ब्लड डीमन सेट के बॉस बन चुके हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, शैडो डीमन को यहाँ पे बुला लो और उसको बोलना कि वो पॉइजन भी साथ में लेके आए, और जो जियांग वाइन है वो काफी ज्यादा महंगी वाइन है, उसको बोलना उसके अंदर पॉइजन ना मिला है। पू याओ सोच रहा होता तुमने एक्सीडेंटली शैडो डीमन के क्लोन को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसीलिए तुम खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसी मेरे टेरिटरी के अंदर घुस के मेरे प्लान को खराब करने का ट्राई करने की, लगता है यहाँ पे तुमने अपनी कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। लू फेंग आराम से खाना खा रहा होता है और बोलता है तो आखिरकार तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट करते करते काफी ज्यादा थक चुका था। हम देखते हैं पू याओ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुमने कौन से तरीके से लॉर्ड ब्लड डीमन को मार दिया, लेकिन मैं ऑलरेडी अपने ग्रैंड मास्टर रियलन के पीक पे पहुंच चुका हूँ तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ये जो मेरा लेवल है ये ब्लड डीमन से भी एक लेवल हाइयर है, उसमें भी मैं एक डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करता हूँ जो कि हेवन एंड अर्थ से आई है, तो इसीलिए मेरे सेम रियल में होने के बावजूद मैं लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? लू फेंग बोलता है इसका मतलब अगर तुम्हारे सामने वाला गॉड नहीं होगा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। तुम प्लीज ये मत बोलना कि मैं गॉड हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और हाँ 1 मिनट रुक जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पे मरना ही है तो पहले मुझे जियांग वाइन पीने दो, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पे बॉस बने हो तो काफी ज्यादा मजा आएगा। पू याओ बोलता है लू फेंग तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने मौत खड़ी है उसके बाद तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। हम देखते हैं वो लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है। लू फेंग उसके अटैक को आराम से ले रहा होता है और सिस्टम लू फेंग को बताता है कि आपके ऊपर पू याओ ने अटैक किया है, इसीलिए आपके डिफेंस को 50,000 पॉइंट से लगातार बढ़ाया जा रहा है। तभी लू फेंग के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि लू फेंग यहाँ पे अपने डिफेंस के लिमिट पे पहुंच चुका है, इसीलिए सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा क्योंकि उसे यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी का इंटरमीडिएट लेवल मिल चुका है। लू फेंग काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ब्लैक ड्रैगन इमॉर्टल बॉडी इंटरमीडिएट लेवल, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी हम देखते हैं लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और क्योंकि यहाँ पे पू याओ उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, इसी वजह से लू फेंग की फिजिकल स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियलम के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुकी है। लू फेंग वहां पे बहुत ही मजे से हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं वो जो केव होती है वो टूटना स्टार्ट कर देती है। लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते फटाफट से उस केव से बाहर निकल जाता है। बाहर आके लू फेंग बोलता है पू याओ आखिर तुम कहाँ गए, चलो अब फाइट करते हैं। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसे पू याओ नहीं दिख रहा होता। तभी हम देखते जब वो सोल चेजिंग टेक्निक का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि पू याओ तो ऑलरेडी लू फेंग से हजारों किलोमीटर दूर जा चुका है। लू फेंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वापस से ढूंढ लूंगा। सच में आजकल डीमन से मार खाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन पू याओ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। हालांकि पू याओ भले तुम इस अंकल से ज्यादा तेज हो, लेकिन मेरी सोल चेजिंग टेक्निक की हेल्प से मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। लेकिन मुझे एक बात पता है, एक बार मैं उसके पास पहुंच गया तो वापस से भागने का ट्राई करेगा और उसके बाद मेरे पास सोल चेंजिंग टेक्निक को यूज करने का मौका भी नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग अपनी ऑरा को कंसील कर देता है। लू फेंग बोलता है मेरे ऑरा को कंसील करने के बाद अब जब मैं पू याओ के पीछे भी खड़ा रहूंगा तो भी मुझे नहीं पहचान पाएगा, और साथ ही में ये जो फैंटम मास्क है वो मेरी और ज्यादा हेल्प करेगा। पू याओ तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर हम देखते हो काफी स्पीड से पू याओ की तरफ निकल जाता है। वही हमें पू याओ को दिखाया जाता है जो कि काफी दूर आ गया होता है। पू याओ बोलते मेरी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं बहुत तेजी से भाग पाया। सच में इस वर्ल्ड के अंदर गॉड प्रेजेंट है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि गॉड का कैरेक्टर इतना ज्यादा बेकार होगा और वहीं पे वो प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान है। चलो मुझे लगता है मैं उससे बच चुका हूँ, तो अब मुझे जाकर पहले ब्लड डीमन को डाइजेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम देखते वापस से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। पू याओ बोलता है 1 मिनट रुको, लू फेंग के पास में सोल चेजिंग टेक्निक है, या फिर मुझे ऐसा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ब्लड डीमन का एब्जॉर्ब किया है, इसलिए मेरी जो ब्रेथ है वो भी अनस्टेबल हो चुकी है। मुझे लगता है मुझे एक बार वापस से ट्राई करके देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं वापस से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही में सोच रहा होता है वैसे मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा यहाँ तक पहुंच पाएगा, और वैसे भी यहाँ पे आने में बहुत सारे बैरियर्स है जिनको पार करके आना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं अभी वो कल्टीवेट कर ही रहा होता है, तभी लू फेंग बिल्कुल उसके पास आ गया होता है। लू फेंग को देखो काफी डर जाता है और पीछे की तरफ हो जाता है और बोलता है कि तुम हो कौन। हम देखते हैं लू फेंग का अपीयरेंस वहाँ पे चेंज हो गया होता है। लू फेंग बोलता है पू याओ हमें अलग में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आखिर तुम मुझे अभी कैसे भूल सकते हो?
पूया और डर के मारे केव को तोड़ के भागने लगता है। लू फेंग बोलता आखिर तुम मेरे से भाग क्यों रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आया हूँ ताकि तुम यहाँ पे एक गॉड बन सको। लू फेंग भी बाहर निकलता है और देखता कि पूया यहाँ से भाग रहा है। लू फेंग बोलता अभी दिन का टाइम है, इसीलिए मैं अपनी शैडो स्टॉप टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, आज मैं वैसे भी काफी अच्छे मूड में हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने वाला हूँ। हम देखते पूया दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गया होता है। पूया बोलता लगता है मैं उसे बच सकता हूँ, लेकिन तभी उसे लू फेंग की आवाज आती है। लू फेंग बोलता है पूया आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा। ये देख के पूया काफी शॉक हो जाता है और आसपास देखने लगता है। तभी वो देखता है कि लू फेंग उसके पीछे आ चुका है और वो वापस से भागना स्टार्ट कर देता है। लू फेंग एक ट्री की लीफ के अंदर अपनी एनर्जी को एमिट करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको पूया बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और हम देखते हैं उस लीफ से जमीन भी टूट गई होती है। पूया सोचता है इसने ट्री की लीफ को एक वेपन के तौर पे यूज किया। लू फेंग पूया के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे गॉड बनाऊंगा, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं। पूया बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। पूया सोच रहा होता है लू फेंग का बिहेवियर काफी बेकार है और साथ ही में किसी भी तरीके के रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसके बावजूद ये अभी तक मेरे अंदर इंटरेस्टेड है और जैसे इसका पेशेंट जवाब दे देगा ये मुझे पक्का से मार देगा, क्योंकि ये गॉड है इसीलिए ये मेरी ब्रेथ को सेंस कर सकता है। अगर मुझे यहाँ पे इससे बचना है तो मुझे कैसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, क्योंकि भीड़ के अंदर सबकी ब्रेथ से मेरी ब्रेथ मिक्स हो जाएगी और उसके बाद ये मुझे नहीं पहचान पाएगा। लू फेंग बोलता आखिर तुम मेरे पर भरोसा कैसे करोगे। पूया बोलता पहले मुझे जाने दो। लू फेंग बोलता ठीक है चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वहाँ पे उसको छोड़ देता है। हम देखते पूया काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है, जिसको देख के लू फेंग काफी शॉक हो रहा होता है। पूया भागते हुए यही सोच रहा होता है एक बार मैं ह्यूमंस के बीच में मिक्स हो गया, मुझे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। पूया को भागते हुए लू फेंग देख रहा होता है और सोचता है अगर तुम यहाँ पे भाग रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही भागने वाला हूँ। तभी हमें ज़ेन्यू सेट को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिसाइबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पे एक बंदा एल्डर से पूछता है एल्डर आखिर क्या हुआ, आखिर आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। एल्डर बोलता है हमारे ज़ेन्यू सेट की तरफ ग्रैंड मास्टर रीलम का पीक का बंदा आ रहा है। वो बंदा बोलता है क्या ग्रैंड मास्टर रीलम के पीक पे, कहीं वो बंदा इंपीरियल एडवाइजर तो नहीं। वो एल्डर बोला जो हमारी तरफ बढ़ रहा है वो कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक डीमन है, पर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिर वो डीमन हमारी तरफ क्यों आ रहा है। तभी हम देखते पूया बोलता फटाफट साइड में हो जाओ। पूया ने उस एल्डर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उस एल्डर ने भी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया होता है, लेकिन फिर भी हम देखते वहाँ पे काफी ज्यादा धमाका होता है और ये अटैक करने के बाद पूया काफी स्पीड से वहां से निकल जाता है, जिसको देख के सारे डिसाइबल बोल रहे होते हैं ये बंदा तो काफी स्पीड से आया और उतनी स्पीड से निकल गया। फिर वो लोग एल्डर के पास जाते हैं, बोलते हैं एल्डर क्या आप ठीक है, और वहीं हम देखते हैं एल्डर के मुंह से खून आ रहा होता है। एल्डर बोलते हैं आखिर इस वर्ल्ड के इतना पावरफुल डीमन कैसे आ गया, इस तरह की स्ट्रेंथ को एक इंपीरियल मास्टर के बराबर माना जा सकता है। हालांकि उसके फेस को देख के लग रहा है कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उससे भी पावरफुल बंदा उसका पीछा कर रहा हो। एक बंदा जो कि ग्रैंड मास्टर रीलन के पीक के बंदे को भी डरा सकता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि वो एक गॉड है। वो एल्डर बोलता है फटाफट से माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ओपन करो। हाँ, हम में से कोई भी जनरल सेक्ट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे फटाफट से ये सारी बात इंपीरियल कैपिटल के अंदर जाके इंपीरियल मास्टर को बताना होगा। और तभी हम देखते हुए पोर्टल खुलता है और लू फेंग वहां से बाहर निकलता है। लू फेंग बोलता है फटाफट से मेरे रास्ते से हट जाओ। एल्डर बोलते ये मेरे इतना पास आ गया और मुझे पता भी चला कि कोई मेरे पास आ रहा है, आखिर यहाँ पे ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। हम देखते हैं लू फेंग उस एल्डर से टकरा जाता है और लू फेंग को देखने के बाद वो एल्डर बोल रहा था ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन साथ ही में लू फेंग के टकराने की वजह से वो काफी जोर से जमीन पे गिरता है। लू फेंग उस बंदे को देखते हुए बोल रहा होता है लगता है मैं किसी ओल्ड मैन से टकरा गया। बंदे को देख के लग रहा है कि ये बंदा मास्टर लेवल के पीक पे है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही में जब पूया वो काफी स्पीड से भाग रहा है, मैं उसको अपने से ज्यादा दूर नहीं होने दे सकता। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग काफी स्पीड से वहां से निकलने लगता है। लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी लंबी लंबी जंप लगाने लगता है और बोलता है ग्राउंड पे चलने ज्यादा तेज मैं हवा के अंदर चल सकता हूँ। पूया तुम बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हमें माउंटेन के पास एक गार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक इंपीरियल गार्ड लग रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल का पीक का बंदा आ रहा है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते सीधे पूया के सामने आता है। उसको देख के पूया काफी शॉक हो गया होता है। वो बंदा पूया को बोलता है ये एक प्रोहिबिटेड जगह है, हमारे मैजिस्ट्री ने मना किया कि कोई भी इसके पास से नहीं गुजर सकता, चाहे वो बंदा कितना ही पावरफुल लेवल पे क्यों ना हो। हम देखते पूया उस गार्ड को काफी ज्यादा पंच मारता है और उसके पंच के अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम्स भी निकल रही होती है। उस गार्ड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और सोच रहा होता है मेरे मैजिस्ट्री ने मुझे बोला था कि मैं अपनी लाइफ को खतरे में डाल के भी इस जगह को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हार जाता हूँ तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने यहाँ पे कैसे भी करके अपनी मिशन को कंप्लीट किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं लू फेंग उस गार्ड के मुंह पे पैर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लू फेंग बोलता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर देना। पूया सोचा था लू फेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे मेरा लगातार पीछा कर रहे हो इसीलिए इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लू फैमिली के मेंबर्स का फायदा उठाने वाला हूँ। तभी हमें इंपीरियल कैपिटल के दयान डायनेस्टी का सीन दिखाया जाता है। पूया वहाँ पे उस बैरियर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, जिस वजह से उस बैरियर के अंदर क्रैक पड़ गए होते हैं। ये देख के वहाँ के सारे गार्ड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है,
हमारे ऊपर यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रीलन के पीक के डीमन ने अटैक किया है। हमको यहाँ पे फटाफट से इंपीरियल मास्टर को बुलाना होगा। नहीं, सबसे पहले इसको पहले से दूर रखना होगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, वो काफी स्पीड से आगे की तरफ निकल जाता है। सारे बंदे बोल रहे आखिर कर क्या रहा है, ये तो सीधे यहाँ पे लू फैमिली की तरफ जा रहा है। आखिर लू फैमिली ने इतने पावरफुल डीमन को ऑफेंड कर दिया। ये डीमन इतने ज्यादा गुस्से में है कि इंपीरियल बैरियर को तोड़ के लू फैमिली से रिवेंज लेने के लिए जा रहा है। तभी हम देखते हैं लू फैमिली के अंदर गार्ड आके बोलता है पैट्रियार्क बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अभी हमारी इंपीरियल बेल बजी और हमें बताया गया है कि ग्रैंड मास्टर रीलन का पीक का डीमन हमारी सिटी के अंदर घुस चुका है। और यही नहीं, पता नहीं क्यों वो सीधे हमारी लू फैमिली की तरफ आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ का लीडर बोलता है फटाफट जाके एंसेस्टर को बुला के लाओ, को बोला कि वह सेक्युलरिज्म से बाहर आ जाए। तभी हम देखते वहाँ का एंसेस्टर आ गया होता है और बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपनी फैमिली के सारे मास्टर को अभी के अभी समन करता हूँ, यहाँ पे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन लगा देता हूँ और उसके बाद जाके उस डीमन से मिलूंगा कि आखिर वो डीमन है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं पूया वहाँ पे काफी स्पीड से आ गया होता है। एंसेस्टर बोलता है मुझे नहीं पता कि डीमन क्लैन को हमारी लू फैमिली से क्या लेन देना है, आखिर आप यहाँ पे हमारे पास क्यों आए हैं। मैंने या फिर मेरी फैमिली के किसी बच्चे ने किसी भी डीमन क्लैन के बंदे को ऑफेंड नहीं किया। पूया बोला तुम मेरी बरोबरी के नहीं हो, इसीलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। और हम देखते हैं उसके मुट्ठी बंद करते लू फैमिली को सांस आना बंद हो जाती है। यहाँ पे सारे लू फैमिली के बंदे नीचे गिर गए होते हैं। वहीं जो पैट्रियार्क होता है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो बोल रहा होता है आखिर हम लोगों ने तुमको ऑफेंड कब किया। मैं यहाँ पे लू फैमिली का एंसेस्टर हूँ, मैं तुम्हें पक्का सही से आंसर दूंगा और चाहे तुम जो भी हो, लेकिन ये ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी की इंपीरियल कैपिटल है। एम्परर के घर में आके तुमने लू फैमिली को हार्म करने का ट्राई किया है। पूया बोलता है गॉड आखिर तुम यहाँ पे आ चुके हो, ये लिटिल डी में तुम्हारा कब से वेट करा था। और हम देखते वहाँ पे लू फैंग आ गया होता है। वहीं पे हम देखते हैं एंसेस्टर सोच रहा होता है लगता है इस वर्ल्ड के अंदर गॉड एग्जिस्ट करता है और सच में गॉड का फेस तो काफी ज्यादा सुंदर है। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि गॉड इतने ज्यादा हैंडसम होंगे। लू फैंग बोलता है पूया तुमने तो मुझे बोला था कि तुम कहीं से बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब तुमने मुझसे ये भी बात झूठ बोली थी। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं ये गॉड तो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ है, इनके बात करने का तरीका उतना ज्यादा एरोगेंट नहीं है। एंसेस्टर बोलता है मुझे समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, सच में एक गॉड है, काफी कमाल की बात है। लू फैंग तभी पूया की तरफ देखने लगता है। पूया बोलता है गॉड जैसे कि कहा जाता है जिसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है वो असलियत में गिल्टी भी नहीं होता। आपके आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बहुत बार ऑफेंड कर दिया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर दया दिखाए और इस छोटे से डीमन को जाने दे, और अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो पूरी लू फैमिली को लेके मरूंगा। तभी लू फैंग बोलता है क्या तुम्हारा लू फैमिली से कोई ग्रज है या फिर तुम्हारा इनसे कोई ब्लड रिलेशन है कि तुम अपना रिवेंज मरने से पहले इनसे लेना चाहते हो। लू फैंग सोच रहा था शायद से यही वजह है कि ये मरने से पहले लू फैमिली के हाउस पे आया है। पूया बोलता है क्योंकि लू फैमिली के साथ एक गॉड है तो मैं उसको क्या ही बिगाड़ सकता हूँ। और साथ ही में पूया सोच रहा था मैंने बिल्कुल सही सोचा था, लू फैंग को यहाँ पे लू फैमिली से फर्क पड़ता है। लू फैंग सोच रहा था कि मैं लू फैमिली के साथ कब हो गया। और वहीं पे हम देखते हैं लू फैमिली के एंसेस्टर और लीडर दोनों गले मिलकर रो रहे होते हैं और बोलते लगते हैं हमारे कोई पुराने एंसेस्टर वापस आ गए जो कि असलियत में एक गॉड है। लू फैमिली एक गॉड के डिसेंडेंट है, ये तो काफी कमाल की बात है। लीडर बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा सरनेम जो है वो एक गॉड का सरनेम है। लू फैंग सोचता है क्या मैं यहाँ पे कुछ भूल चुका हूँ या फिर जो ओरिजिनल ओनर था उसकी मेमोरी को सील कर दिया गया है। यहाँ तक मुझे लग रहा है पूया इन सब के बारे में कुछ जानता है। पूया बोलता है आपका सरनेम लू है, मैंने आपकी गॉड की आइडेंटिटी को पहचानने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर बस आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मैं आपके लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। लू फैंग काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और सोच रहा होता है मुझे लगा था यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन लगता है पूया यहाँ पे बस लू फैंग का यूज करना चाहता है ताकि वो खुद को बचा सके। और लू फैंग की शक्ल देख के पूया काफी ज्यादा डर गया होता है। लू फैंग बोला तुम्हारे यहाँ जाना इम्पॉसिबल है। लू फैंग बोला तुम्हें लू फैमिली के साथ जो भी करना तुम कर सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूया बोलता मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम्हें अपने डिसेंडेंट से कुछ भी लेन देना नहीं है। लू फैंग बोलता है मैं यहाँ पे इनमें से किसी को भी नहीं जानता तो आखिर मुझे इनसे क्यों फर्क पड़ेगा। पूया बोलता तुम वहां से आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैंने अगर यहाँ पे एक पैर रखा तो तुम्हारी लू फैमिली का एंसेस्टर मारा जाएगा। और हम देखते जैसे ही वो अपना हाथ बंद करता है तो लू फैमिली के एंसेस्टर को एक एनर्जी से बना हुआ हाथ आके जकड़ लेता है। लू फैमिली का एंसेस्टर बोल रहा था गॉड एंसेस्टर प्लीज हमें बचा लीजिए। पूया बोला तुम पीछे की तरफ हो जाओ, नहीं तो मैं एक बार भी इसको मारने से पहले नहीं सोचूंगा। लू फैंग सोच रहा था पूया ने अपने आसपास एक एनर्जी बैरियर बना रखा है जिसका नाम है अंडरवर्ल्ड, जिसके अंदर किसी के लिए भी एंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और लू फैंग के पीछे हटने की वजह से पूया सोच रहा होता है लगता है ये अभी भी अपने डिसेंडेंट से प्यार करता है, मेरा यहाँ पे आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। लू फैंग सोच रहा था ये अपने ग्रैंड मास्टर रीलन के पीक पे है और वहीं पे मैं अपने ग्रैंड मास्टर रीलन के अर्ली स्टेज पे हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी सोल पावर इसके अंडरवर्ल्ड को झेल पाएगी। साथ ही में इसने मुझे बहुत गलत समझ लिया, ये मुझे यहाँ पे गॉड मान रहा है, अगर मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत हुई तो मेरी यहाँ पे इज्जत खराब हो जाएगी। पूया बोलता है गॉड हमारे बीच में से थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है, आखिर आप उसके लिए मुझे मारना क्यों चाहते हैं, अगर आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो मैं आपको माफी के तौर पे बहुत सारा पैसा दूंगा। लू फैंग इस बात से काफी खुश होता है और बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज मेरे क्लैन की वजह से मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉमिस करना होगा। लू फैंग पूया को बोलता है तुम्हें यहाँ पे मेरे सामने कसम खानी होगी कि तुम ना तो किसी ह्यूमन को हार्म करोगे
और ना ही इस वर्ल्ड के अंदर कोई दिक्कत लेके आओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो चाहे तुम हेवन में हो या फिर अर्थ में, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। पूया बोलते क्या सच में वो चाहते हैं जो आपने भी बोला। लू फेंग बोलता है गॉड कोई भी मजाक नहीं करता। उसके बाद हम देखते हैं पूया लू फैमिली के एंसेस्टर को नीचे गिरा देता है। पूया बोलता है इस छोटे से डीमन को छोड़ने के लिए थैंक यू, और साथ में पास्ट की पूरी चीजों को भूल जाइए, मुझे आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं रखनी। उसके बाद हम देखते हैं लू फैमिली के एंसेस्टर और बाकी सारे डिसाइबल बोलते हैं हम लोग को बचाने के लिए थैंक यू, गॉड एंसेस्टर आपकी जय हो। लू फेंग बोला तुम्हें मेरे सामने एक ओथ लेनी होगी, नहीं तो मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं रहेगा। पूया बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। पूया बोलता है आज मैं पूयाओ ये कसम खाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे ह्यूमन रेस को हार्म पहुंचाया, फिर इस वर्ल्ड के अंदर किसी के साथ भी गलत किया और यहाँ पे इस ओथ के रूल को तोड़ दिया, तो मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर जाए, मेरी सोल सेटर हो जाए, मेरी बॉडी गायब हो जाए और मैं मर जाऊं। पूया सोच रहा था मैं यहाँ पे इतने सारे लोगों के सामने कसम खा रहा हूँ क्योंकि तुम एक गॉड हो तो तुम सबके सामने पीछे नहीं हट सकते। वहीं हम देखते पूया के बॉडी के अंदर रेड कलर की एनर्जी जाने लगती है। पूया बोलते तो डीमन ऑफ ओथ है, साथ ही में सोच रहा होता है ये बंदा एक गॉड नहीं है बल्कि एक गॉड से भी बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही एक दूसरी दुनिया का बहुत पावरफुल डीमन है, ये यहाँ पे डीमन ऑफ ओथ को भी कंट्रोल कर सकता है। और मैं जो कि इसके सामने इतना ज्यादा एरोगेंट हो रहा था, वो डीमन ऑफ ओथ से इसको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। लू फेंग बोलता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारे पर पूरी तरह भरोसा हो गया। पूया बोलता है गॉड थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे नहीं मारा, मेरी यहाँ पे जान बख्श के इतने सारा चीजें सिखाने के लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये लीजिए मेरी तरफ से ये आपके लिए कुछ गिफ्ट है। और हम देखते हैं लू फेंग गिफ्ट को लेने के बाद बोलता है आखिर तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। पूया बोलता है गॉड यहाँ पे अपनी बात पे रहे तो मैं भी यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ मैं भी अपनी ओथ कभी नहीं तोड़ूंगा। लू फेंग बोलता है चलो ठीक है मैं भी यही चाहूंगा फ्यूचर के अंदर तुम अपने माइंड को चेंज करके बहुत ही अच्छे डीमन बनो और अपने डीमन क्लैन के ऊपर प्राउड करो। तभी हम देखते हैं पूया जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके सामने एक ओल्ड मैन आ गया होता है। वो ओल्ड मैन बोलता है पूया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम 2 साल बाद भी जिंदा हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इंपीरियल सिटी के बैरियर को तोड़ के इतनी इजीली यहाँ पे घुस जाओगे, उसके बाद इतनी इजीली वहां से निकल भी जाओगे। अगर तुम ग्रैंड मास्टर रियलन के पीक पे पहुंच ही गए हो तो आखिर से क्या ही फर्क पड़ता है। पूया बोलता है सीटू कॉन्ग क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और उन सब ने अपनी स्वॉर्ड निकाल रखी होती है। पूया सोच रहा था अगर मैंने यहाँ पे कसम नहीं खाई होती तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। तभी हम देखते हैं लू फेंग पूया के आगे चला जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है गॉड आपको नहीं पता कि आपके पीछे बंदा है वो कौन है, ये 7 डीमन जनरल में से एक पूया है और मैं इसको जानता हूँ, उन सारे जनरल में से सबसे ज्यादा झूठा है। लू फेंग बोलता है मुझे इसके ऊपर भरोसा है, ये अपनी ओट नहीं तोड़ेगा। ओल्ड मैन बोलता है मुझे इसकी बॉडी के अंदर से ब्लड डीमन का ऑरा फील हो रहा है, इसका मतलब इसने अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड डीमन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो बंदा यहाँ पे अपने डीमन सेट का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। इस जैसे बंदे की बात पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर भरोसा नहीं। ओल्ड मैन बोलता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। लू फेंग बोलता है अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे झूठ बोल रहा है तो क्यों ना हम लोग एक बैट करें। ओल्ड मैन बोलता है ठीक है गॉड बताइए आखिर क्या करना है। लू फेंग बोलता है आपको मेरे सामने यहाँ पे एक कसम खानी होगी और उसके बाद उस कसम को तोड़कर ट्राई कर लो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वही वो ओल्ड मैन काफी डर गया होता है, सोच रहा होता है कि सच में इस ओथ में कुछ दिक्कत है, आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। लू फेंग बोलता अगर किसी को भी मेरे ऊपर शक है तो आखिर वो ट्राई कर सकता है। मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन उस ओथ को तोड़ेगा, क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आके ट्राई करे। हम देखते वहाँ पे सारे लोग मना करने लगते हैं, बोलते नहीं हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लू फेंग बोलता अगर तुम यहाँ से जाओगे तो कोई भी तुम्हें यहाँ पे नहीं रोकेगा। हम देखते हैं पूया वहाँ पे लू फेंग को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ जाने लगता है और वो ओल्ड मैन बोलता है गॉड प्लीज रुक जाइए। लू फेंग बोलता है कि क्या बात है फटाफट से बताओ। वो ओल्ड मैन बोलता है आपका फेस यहाँ पे देखना मेरे लिए काफी इज्जत की बात थी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ यहाँ पे पैलेस के अंदर चले ताकि एम्पर भी आपसे मिल सके, अगर एम्पर यहाँ पे आपसे मिल पाएंगे तो उनके भी भाग खुल जाएंगे। लू फेंग उसको मना कर देता है और बोलता है डेस्टिनी अभी ये नहीं चाहती। और साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है अगर मैं पैलेस के अंदर गया और मेरा सीक्रेट पता चल गया आखिर मैं वहाँ पे सबको क्या बोलूंगा। भले ही मेरे सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग डीमन आ जाए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे सामने एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट आ गया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो ओल्ड मैन बोलता है हमारे मैजेस्टी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली अपॉर्चुनिटी मिलने तक वो यहाँ पे बचे ही ना। ये भी चाहता कि गॉड को ऐसा तरीका निकाल दे ताकि उनकी उम्र यहाँ पे बढ़ सके, ऐसा हो सकेगा तो इस वर्ल्ड को इतना अच्छा एम्परर और कुछ सालों तक मिल पाएगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग सोच रहा तुम मुझे यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं किसी की लाइफ को बढ़ा दूं, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लू फेंग सोच रहा था 1 मिनट रुको मैं जेड ड्रैगन सीक्रेट लिंक के अंदर जाने वाला हूँ और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एलेक्सिर मिलेंगे जिसमें से एक लाइफ एक्सटेंडिंग एलेक्सिर भी होगा। और वहाँ पे ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो अपने ट्रू एनर्जी रियलम पे होते हैं, मेरे पास यहाँ पे जो सोल है वो तो ग्रैंड मास्टर रियलम की है, तो अगर मैं उस टेस्ट को फेल भी कर देता हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको फोर्सफुली ले पाऊंगा। लू फेंग उस ओल्ड मैन को बोलता है बहुत ही जल्दी एक नोबल मैन आएगा, वो यहाँ पे एम्परर को एक एलेक्सिर देगा जिससे उनकी लाइफ बढ़ पाएगी। वो ओल्ड मैन बोलता है क्या एक नोबल इंसान आएगा जो कि एम्परर को एलेक्सिर देगा,
साथ ही में वो सोच रहा था गॉड कोई बात ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर वो नोबल बंदा होने कौन वाला है। लू फेंग बोलता टाइम आ चुका है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊं। तभी हम देखते लू फैमिली का एंसेस्टर लू फेंग का हाथ पकड़ रोने लगता है और बोलता है एंसेस्टर प्लीज आप हम लोग को छोड़ के मत जाइए। और साथ ही में लू फैमिली का एंसेस्टर सोच रहा होता है फाइनली हमारी फैमिली के अंदर एक एंसेस्टर गॉड बन गया। इसका मतलब ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर हमारी फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है और अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के अंदर लू फैमिली से भिड़ सके। लू फैमिली का एंसेस्टर बोलता है हम चाहते कि हमारे गॉड एंसेस्टर हमारी फैमिली के अंदर वापस आ जाए ताकि हम लोग आपसे कुछ सीख सके और आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग बन सके कि वो किसी भी डिजास्टर को खुद से झेल सके, आपको यहाँ पे बार बार आने की जरूरत ना पड़े। लू फेंग सोचा तो ये एंसेस्टर तो काफी कमीना है। जैसे इसको पता चला कि इसके क्लैन के अंदर एक एंसेस्टर गॉड बन चुका है, ये उस एंसेस्टर को वापस से अपनी फैमिली के अंदर रिटर्न होने के लिए फोर्स करने लगा। तभी हम देखते हैं लू फेंग बोलता है अभी की जो लू फैमिली वो बिल्कुल कचरा है, मैं जिस लू फैमिली में रहा करता था वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और हम देखते हैं लू फेंग की बातें एंसेस्टर के दिल पे तीर की तरह लगती है। लू फेंग बोलता है अभी यहाँ पे यंग जनरेशन के अंदर एक लू फैमिली का बंदा ऐसा है जो कि यहाँ पे मेरी नजर के अंदर आया और वो काफी टैलेंटेड है। और वहीं पे हम देखते सारे डिसाइबल सोच रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा यंग जनरेशन का बंदा है जिसकी गॉड एंसेस्टर भी इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं एंसेस्टर डिसाइबल की तरफ देख के सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो है। और उनमें से एक डिसाइबल काफी ज्यादा खुश होता है कि एंसेस्टर यहाँ पे उसकी तरफ देख रहे हैं। वो बंदा सोच रहा था कहीं गॉड यहाँ पे मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। लू फेंग बोलता है मैं तुम लोगों से यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सारे लोग चिल्ला रहे थे गॉड प्लीज यहाँ से मत जाइए। लू फेंग सोच रहा था लू फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मेरा खुद का सरनेम भी लू ही है। जब टाइम आएगा तो मैं यहाँ पे फिर से आऊंगा और यहाँ पर कोई मॉडल पिल दूंगा और अपने लिए मोमेंटम बनाने के लिए मैं यहाँ पे लू फैमिली के नाम का यूज करूंगा। मुझे पक्का भरोसा कि एलेक्सी देने की वजह से एम्परर भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन लो बैकग्राउंड की वजह से अगर इन कमीने ने मुझे फिर से नहीं अपनाया तो। और फिर हम देखते वो दूर एक जंगल के अंदर आ गया होता है और बोलते हैं काफी ज्यादा बेकार बात है कि मैं रियलिटी में गॉड नहीं हूँ, वरना मैं आराम से वहाँ पे इंपीरियल कैपिटल के अंदर रहता और बहुत ही अच्छा खाना खाता। लेकिन टाइम ऐसा आएगा जब मैं रियलिटी में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, उसके बाद जो इंपीरियल कैपिटल वाले भी इंजॉय नहीं कर पाते वो मैं इंजॉय करूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि मुझे मार सकते हैं। तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करके अपने लेवल को बढ़ाना होगा क्योंकि एक अच्छी लाइफ जीना यहाँ पे मेरे ही हाथ में है। फिर कुछ घंटे बाद लू फेंग बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है फिनिक्स ट्री काउंटी इंपीरियल कैपिटल के वेस्ट में है। और उसके बाद वो अपने मास्क को उतार देता है और बोलता है मैं यहाँ पे अपने मास्क को उतारना ही भूल गया था। यहाँ पे पूया का पीछे करते करते बहुत सारे लोगों ने इस फेस को देख लिया। चलो ये सब छोड़ो, मुझे सबसे पहले वेस्ट की तरफ चलना होगा। उसके बाद हम देखते वो काफी स्पीड से वेस्ट की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद आगे चल के वो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाता है। वहाँ पे उसे एक बंदा दिखता है और वो उससे डायरेक्शन पूछने लगता है। हम देखते हैं असलियत में वो एक एनिमल होता है जो कि लू फेंग को देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो एनिमल सोच रहा था मुझे लगा था कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा आया है, लेकिन ये तो एक यंग बंदा है जो कि अपने एनर्जी गैदरिंग के 7th लेवल पे है। उसके बाद एनिमल बोलता है तो तुम्हें डायरेक्शन पूछनी है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें डायरेक्शन बताऊं तुम्हें मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। लू फेंग बोलता है पूछो आगे तुम्हें क्या पूछना है। वो एनिमल बोलता है क्या मैं देखने में ह्यूमन की तरह लग रहा हूँ। लू फेंग सोच रहा था जहाँ तक मुझे पता है ये वेसल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, तो वेसल क्लैन होता है उनके पास ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत ही अलग तरीका होता है और उस टेक्निक को बोलते हैं माउथ सीलिंग। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये लोग रास्ते में रोक के लोगों से पूछते हैं क्या मैं ह्यूमन की तरह दिख रहा हूँ। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर हाँ कहा तो वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को और स्पीड से बढ़ाने लगेंगे, और अगर आपने यहाँ पे मना कर दिया तो वो फिर आपको डराने लगेगा। लू फेंग सोचता है यहाँ पे कोई भी आंसर देने में वो बंदा फंसेगा ही फंसेगा। फिर लू फेंग बोलता है तुम एक बेवकूफ की तरह लग रहे हो, और ये बात सुन के वो एनिमल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो एनिमल होता है गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्टीवेशन खराब करने की। लू फेंग बोलता है ना तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो बल्कि एक बेवकूफ इंसान हो, अब बताओ क्या यहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन खराब हो रही है। वो जो एनिमल होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मर जाओ। लू फेंग सोच रहा था क्या इसके अटैक करने में मुझे कोई नई स्किल मिलेगी। वो एनिमल बोलता तुम खत्म होने वाले हो, ये तुम्हारा आखिरी दिन था। लेकिन तभी हम देखते लू फेंग उसका गला पकड़ लेता है। वो एनिमल सोच रहा था कि उसने इतनी इजीली मेरा गला पकड़ लिया और उसको यहाँ मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आखिर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। लू फेंग बोलता है अभी भौंकना बंद करो और फटाफट से मुझे बता कि फिनिश ट्री काउंटी में कैसे जा सकते हैं। वो एनिमल बोलता है लगता है तुम्हारी काफी ज्यादा फट गई और तुम चाहते कि मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूं। अभी हम देखते लू फेंग उसके गाल खींचने लगता है और बोलता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये बोलने की, मैं जबकि बता कि मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ। चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर मैं फिनिश ट्री काउंटी कैसे जा सकता हूँ। वो एनिमल बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता। और हम देखते लू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता तुम्हें रास्ता पता भी नहीं है लेकिन तूने फिर भी मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और जैसे ही लू फेंग उस एनिमल को फेंकने वाला होता है वो एनिमल बोलता है प्लीज मुझे फेंकना मत, भले मुझे फिनिश ट्री काउंटी जाने का रास्ता ना पता हो लेकिन मुझे ये पता है कि वो लोग कहाँ रहते जो फिनिश ट्री काउंटी का रास्ता जानते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते लू फेंग वहाँ पे उसको फेंक देता है। तभी लू फेंग उसको उठाते हुए बोलता है तुमने अगर पहले बोल दिया होता
तो शायद मेरे हाथ से तुम नहीं छूटे होते, तो फटाफट से उठ जाओ, मुझे रास्ता बताओ। उसके बाद आधे घंटे बाद हम देखते हैं वो एनिमल्स को वहाँ पे लेके आ गया होता है और हम देखते हैं अंदर से बहुत सारे लोग की आवाज आ रही होती है। वो लोग बोल रहे होते हैं कल तो बहुत ज्यादा मजा आया था, हम वापिस से उस जगह पे जाएंगे, उस जगह लड़के काफी ज्यादा बढ़िया है। और वो एनिमल बोलता है मास्टर लू आप अंदर जा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तभी लू फेंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? और वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलते हैं यहाँ फटाफट से आसपास देखो, क्या तुम्हें कोई भी इंसान दिख रहा है? और ऐसी जगह पे इतना बड़ा घर कैसे प्रेजेंट हो सकता है? ऐसी जगह पे घर सिर्फ एक घोस्ट बना सकता है, कोई ह्यूमन तो यहाँ पे नहीं रहेगा। तभी वो एनिमल बोलता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग का गला मोड़ देता है और वहां जाते हुए बोला तुम्हें मुझे ट्रिक में फंसाने की जरूरत नहीं है, वहां पे चाहे अंदर कोई भी हो, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। उसके बाद हम देखते लू फेंग एक किक मारते उस गेट को तोड़ देता है। अंदर देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग टेबल लगा के बैठे हुए हैं। लू फेंग बोलता कि ऐसी जगह पे इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम देखते हैं उन सारे लोग की आंखें रेड कलर की चमक रही होती है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे अपनी इल्यूजरी विजन का यूज करता है, जिससे वहाँ का इल्यूजन पूरी तरह से हट जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि लू फेंग की तरफ बहुत सारे क्लोन्स भेजती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि हमारे पास यहाँ बहुत दूर से एक गेस्ट आया है, इसलिए फटाफट से आराम कीजिए, थोड़ा खाना खा लीजिए। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग उन सारे क्लोन को मार के हटा देता है, लड़की का वहाँ पे हाथ पकड़ लेता है। साथ ही में वहाँ पे जब लू फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वहाँ पे उस लड़की के साथ सारे ह्यूमंस एनिमल के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद लू फेंग अपने हाथ वाले एनिमल को काफी ज्यादा किक मारता है, जिसे देख के बाकी सारे एनिमल काफी ज्यादा डर गए होते हैं। लू फेंग कुर्सी को बैठ जाता है और बोलता है फटाफट से मेरे लिए म्यूजिक स्टार्ट करो। लू फेंग को देख के वहाँ पे सारे एनिमल काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं पे लू फेंग सोच रहा था आज रात के लिए मैं यहाँ से निकल नहीं सकता, ना तो मैं यहाँ पे रात रात में फिनिश काउंटी पहुंच पाऊंगा और ना ही मैं वापस से कैपिटल के अंदर जा सकता हूँ। तो आज रात के लिए यहाँ पे रुकना कोई बेकार बात नहीं रहेगी। अभी के लिए इन पेपर से बने हुए लोग के बारे में भूल जाते हैं, ये मान लेते हैं लोग सच में रियल है। हम देखते वो सारे एनिमल कांप रहे होते, कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लू फेंग उनमें से एक एनिमल को किक मारता है और बोलता है क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि म्यूजिक स्टार्ट करो। हम देखते वहाँ पे जब पेपर होते हैं वो लोग के अंदर चेंज हो जाते हैं और वहाँ पे गाना बज रहा होता है, साथ ही में सुंदर सी लड़की डांस कर रही होती है। लू फेंग ने वहाँ पे मार मार के बहुत सारे एनिमल की हालत खराब कर दी होती है। वहीं पे वो एनिमल बोल रहे होते हैं लॉर्ड प्लीज हमको मत मारिए, हमने यहाँ पे आते आते आज तक किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया, हम बस यहाँ पे लोग को डराते हैं उनको वापस भेज देते हैं और यहाँ की 2-3 एकड़ की जगह को हमने गार्ड करके रखा है, हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लू फेंग बोलता आखिर तुम लोगों ने मुझे जो खाना दिया है आखिर वो क्या चीज है, मुझे यहाँ पे ये नहीं खाना, मेरे कुछ अच्छा लेके आओ। वो सारे लोग बोलते लेकिन हमारे पास सिर्फ यही है, हम जैसे छोटे डीमन के घर में आपको सिर्फ यही मिल सकता है। हम देखते हैं लू फेंग टेबल को किक मार देता है और बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे लिए कहीं से भी खाना लेके आओ, मुझे यहाँ पे गुस्सा आ गया, तुम लोग के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। अब से मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर किसी ने भी ना मुंह खोला तो उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी उनमें से एक एनिमल बोलता है लेकिन हमारे पास सिर्फ यही खाने को है। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे उसको पंच मार के खत्म कर देता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पे कुछ नहीं बोलोगे, चलो फटाफट से दौड़ के जाओ, बाहर से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, और हाँ ये बात ध्यान रखना तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलोगे। हम देखते वो सारे एनिमल डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेते हैं। लू फेंग बोलते हैं काम करो, बाहर जाके हंटिंग करके लेके आओ। आधे घंटे बाद हम देखते लू फेंग के टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना आ गया होता है और साथ ही में वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां लू फेंग के लिए डांस कर रही होती है। लू फेंग बोलता है ये होता है मजेदार लाइफ, अब तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सही से काम कर रहे हो। तभी हमें फिनिक्स ट्री काउंटी के डीमन कैचिंग ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ली के हाथ में एक पेपर होता है जिसको देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हुए फॉक्स डीमन आती है और बोलती है वो ब्लड गॉड ड्रॉप के यहाँ से चोरी होने की वजह से आपको कोई पनिशमेंट तो नहीं मिली ना? मास्टर ली बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ब्लड गॉड ड्रॉप का जो मैटर था वो मैंने यहाँ पे सप्रेस कर दिया और अभी तक यहाँ पे किसी को भी क्लियर नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था। और मास्टर ली उस पेपर को फॉक्स डीमन को दे देते हैं। जैसे ही फॉक्स डीमन उस पेपर को देखती है वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और बोलती है कि सच में इस वर्ल्ड के अंदर गॉड आ चुका है। फॉक्स डीमन बोलती है आखिर अब जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम का क्या होगा? मास्टर ली बोलते मुझे भी काफी ज्यादा डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम लास्ट टाइम खुल रहा है, अब इसके बाद ये वापस से नहीं खुलेगा। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।